वज़ीर आज़म इमरान खान इधर पहुंच चुके हैं, इधर वो फूल चढ़ाएंगे। ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम। अरबिया जिस तरह मैंने भी आपको दिखाया, ये गुमनाम सिपाही की यादगार जगह है, बड़ी सिंबॉलिक जगह है जिधर हम रशिया में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑफिशियल दौरा जो है वो इधर से ही उसका आगाज़ हुआ है आज सुबह। एंड आयरॉनिकली ये एंटी नाज़ीज़म का जो एक सिंबल है, एक ऐसे वक्त में हम इसको देख रहे हैं कि जब आज सुबह ही सदर पुतिन ने जंग का या मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ भी मौजूद हैं। अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया। इज़ इट एन आयरनी के हमारे दिन का भी आगाज़ इधर शुरू हुआ है, वर्ल्ड वॉर दूसरी जंग अजीम का इंतहाई सिंबॉलिक जगह के ऊपर हम अभी खड़े हैं और सदर पुतिन ने भी डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन का ऐलान किया आज सुबह। जी बिल्कुल, और इसको ये कहा जा सकता है कि एक नई कोल्ड वॉर महर बाकायदा तौर पे शुरू हो रही है। और उन्होंने ये वार्निंग भी दी थी कि रशिया के बॉर्डर्स पे आके नेटो को इनसर्कलमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यूक्रेन वाला जो तनाज़ा शुरू हुआ था वो यहीं से हुआ था कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते थे, रशिया के बॉर्डर्स पे आना चाहते थे। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अब जितनी ये वॉर्स ऑफ लिबरेशन है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की, रशिया उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हम बातें सुन रहे हैं कि जी सैंक्शंस लगा देंगे, और ये बात हो रही है कि जी रशिया पे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगेंगी, टेक्निकल सैंक्शंस लगेंगी, इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगेंगी। तो अगर आप रशियन इकोनॉमी का साइज देखें तो रशियन इकोनॉमी पे 40% ये एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है रशिया की। और इस 40% में से 27% एक्सपोर्ट्स यूरोपियन ममालिक को है, और जो चाइना के साथ हैं तकरीबन 13-14%। इनएविटेबली अगर सैंक्शंस लगाते हैं तो चाइना और रशिया को बाकायदा तौर पे अमेरिका और उसके इत्तेहादी ज़्यादा क्लोज पुश करेंगे। और जो सीपेक है, सीपेक प्लस है, सीपेक का नॉर्दर्न है, एग्जैक्टली, उसमें पाकिस्तान वो एक मिसिंग पजल था जो कि इस रशिया की रिसर्जेंस में एज ए ग्रेट पावर, उस पजल के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आपने कहा कि आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेमोरियल पे हम मौजूद हैं। अब देख सकते हैं रशियन सोल्जर्स भी यहाँ पे, ये मेमोरियल है जो लाखों रशियन सोल्जर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने मुल्क की खातिर जंग लड़ते हुए उस पे अपने मुल्क पे, सोवियत यूनियन पे कुर्बान हो गए। और वो भी किस लिए था? स्टालिनग्राड, रशिया की इन्वेजन, उसको रोकने के लिए, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। मेरे ख्याल से इस वक्त जो रशियन प्रेसिडेंट सदर व्लादिमीर पुतिन है, और अगर आप रशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन भी देखें, 10% पॉपुलेशन रशिया में मुसलमानों की है, सिर्फ मॉस्को में 20% मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं। मुस्लिम ममालिक के साथ इंगेजमेंट सदर व्लादिमीर पुतिन की बड़ी है। सीरिया आपके सामने क्लासिक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे रशियन जो रोल सामने आया था उससे मुस्लिम ममालिक में और मुस्लिम ममालिक के साथ इंगेजमेंट में सदर व्लादिमीर पुतिन का एक अहम किरदार सामने आया। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जब कहा कि जी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो ये बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि मुसलमानों के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में गुस्ताखी की जाए, इसे नहीं किया। तो उससे सदर व्लादिमीर पुतिन जो है मुसलमान ममालिक के साथ जो उनकी इंगेजमेंट बैकग्राउंड में चल रही थी खुल के सामने आए। तो अब ये पूरी दुनिया ने फैसला करना है कि इस नई कोल्ड वॉर में कौन किस जगह खड़ा है। पाकिस्तान की पोजीशन मेरे ख्याल से वाज़ेह होती जा रही है। विंटर ओलंपिक जिसको कि वेस्टर्न कंट्रीज और उन्होंने बॉयकॉट किया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेड इट श्योर टू बी प्रेजेंट देयर, वहाँ पे मौजूद थे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे। हम बड़ा एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं, अपनी कनेक्टिविटी और ट्रेड के लिए अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। जो कल के हरीफ थे वो आज जो है हमारे लिए इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिधर हमें भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल बन गए हैं। बट देयर स्टिल क्रिटिक्स, अरशद शरीफ साहब हुआ सेइंग कि
क्या टाइमिंग है, क्या फोरसी नहीं कर सकते थे, इस टाइम पे इधर कैसे मौजूद है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मेहर ये। और ये जो क्रिटिक्स हैं, ये आपको क्रिटिक्स मोस्टली वो लगेंगे जो एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म है, कि जो वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ ईस्ट है, वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ एशिया है, जो वेस्ट में बैठ के, मगरिब में बैठ के एशिया को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो किताबों में करते हैं, चाहे वो फिल्मों में करते हैं, और उनकी सारी रिसर्च जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से आ रही है, सोर्सेज से आ रही है, सोर्सेज ऑफ फंडिंग पे आप जाए वो तमाम चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। और रशिया के जो इमेजेस थे, जो यहाँ पे आप पहले भी मॉस्को आई हुई हैं, अभी भी आप यहाँ पे मौजूद हैं, जितनी यहाँ पे आप मीडिया काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपने सोसाइटी देखी है, जो चीज़ें आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ में नज़र आती हैं रेसिज्म के हवाले से, यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि क्या आप इधर आ जाइए, हाँ पाकिस्तानी ये हम पीछे पाकिस्तानी हैं या इनको दिखा रहे हैं। रेशियल स्लर जो है आपको इस हवाले से बाकायदा तौर पे आए हो, तो ये जो सारी चीज़ें इस वक्त डेवलप हो रही हैं, नए ब्लॉग्स बन रहे हैं, उसमें ये चीज़ें आगे चलेंगी। और जो क्रिटिक्स हैं, जो शायद लंदन में बैठे हैं या वाशिंगटन में बैठे हैं या चंद उसमें से पाकिस्तान में, आप सिर्फ उनके बैकग्राउंड चेक करें। रशिया को हमने बाकायदा जो आयरन कर्टन कहते थे, उस हम लोग जान ही नहीं सके। इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी है, इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ की मिलिट्री है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, जो आपके स्पेस प्रोग्राम्स हैं, सैटेलाइट के प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। और दुनिया जिस तरह से एक्सप्लोर करेगी, और मेरे ख्याल रशिया पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो ब्रिज है जिससे कि एक और नई विंडो जो है ओपन होगी टू द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड रशिया बेटर, टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट पुतिन बेटर। और जो वॉर्स ऑफ लिबरेशन के नाम पे जो इंपीरियलिज्म था, उसको मेरे ख्याल से रशिया एक चेक करने जा रहा है। बहुत बेहतर। सो राइट नाउ यू वुड से कि इस तरह की नेगेटिव क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहिए, बट अवॉइड नहीं करना चाहिए। इट्स अ हेल्दी डिबेट। आपको पता लगता है कि कौन किधर खड़ा है। आप वॉर ऑफ लिबरेशन जो चल रही है, आप उसके साथ खड़े हैं, वॉर्स ऑफ इंपीरियलिज्म के साथ खड़े, या आप रेजिस्टेंस फोर्सेज में। यूक्रेन में भी अभी जो कुछ हो रहा है, आप देखेंगे वहाँ पे बाकायदा तौर पे वेपन्स वहाँ पे पहले से सप्लाई कर दिए गए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने वहाँ पे यूक्रेनियन रेजिस्टेंस को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए सारे इकदाम किए। लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? मामला शुरू हुआ कि जब कहा गया कि जी यूक्रेन को हम नेटो में शामिल करेंगे और रशिया के बॉर्डर्स पे आएंगे, और प्रेसिडेंट पुतिन बड़े वाजे कह चुके थे कि रशिया की एनसर्कलमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एग्रेशन कहाँ से शुरू हुई? पहली प्रोवोकेशन कहाँ से शुरू हुई? जब आपके पास एक क्लियर पॉलिसी है और एक बिग पावर इसको टेक ऑन कर रहा है कि ना, मैं आपको अपने बॉर्डर्स पे नहीं आने दूंगा, मैं अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करूंगा, और जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं वहां पे नेटो की एंट्री नहीं होगी। सो यू एसेंशियली अंडरस्टैंड कि ये तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एट इट्स बेस्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ना। बार बार अमेरिका बात करता है कि रशियन प्रोपेगेंडा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। रशिया में हम मौजूद हैं, इधर आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि रशियन जितने हेल्पफुल लोग लगे हैं, मेरे ख्याल से इतने, मैं यूरोपियन ममालिक में भी मैंने दौरा किया है, इतने ज़्यादा हेल्पफुल लोग मुझे वहाँ पे नहीं मिले। यहाँ पे पीपल जनरली, और जितना कि सख्त मौसम है यहाँ पे, उससे लोग भी बड़े सख्त जाने, लेकिन साथ पोलाइट भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर है उनका। और यहाँ पे जो को एग्जिस्टेंस है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़, यहाँ पे मस्जिद और कलीसा साथ साथ हैं, और कोई ये नहीं कहता कि जनाब आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, उस तरह की चीज़ें आपको नहीं। लेकिन एवरीवन हैज़ लिबर्टी, और पूरी आपको आज़ादी है, आपका जो भी रिलीजियस फेथ है आप उसे पूरी तरह से प्रैक्टिस करें। स्टेट की जो पॉलिसीज़ है वो बड़ी वाज़ेह हैं इस हवाले से। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप खुद ट्रांजिट में, सो वी रियली डू अप्रिशिएट योर टाइम। बड़ी संगीन सूरत हाल है, रात गए तक, बल्कि आई थिंक यू वन ऑफ द ओनली पीपल जो कॉन्स्टेंटली एडवोकेट कर रहे थे इस ट्रिप को, एंड राइटफुली सो, कि ये हमारे मुफाद में इकोनॉमिकली, आवर जियो इकोनॉमिक गोल्स विल बी अचीव थ्रू दिस स्ट्रेटिजिकली। मगर रात गए से आज सुबह तक यकसर सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है, जंग छिड़ गई है, मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस कर दिया इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सदर पुतिन की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गई, एंड देन यू हैव सीन द वर्ल्ड्स रिएक्शन। अब टाइमिंग जो है, हाउ ऑकवर्ड इज इट फॉर अस? Of course, Meher, it's extremely awkward. ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इसमें जो गलती या जो ब्लेम है वो मैं सदर पुतिन पे डालता हूँ। ये बहुत लोग कह रहे हैं कि जी हमने तो कहा था कि नहीं जाना चाहिए और इसकी टाइमिंग गलत है। अच्छा, हम ऐसे बात कर रहे हैं टाइमिंग के बारे में जैसे कोई किराने की दुकान पे जो है जाने का फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने खुद सुबह उठ के जो है बुध को या मंगल को जो है किया कि जो मैं रात को जो है वहाँ जा रहा हूँ। ऐसे विजिट्स नहीं होती। जाहिर बात है टाइमिंग जो है उस पुतिन ने अपने तौर से इसको सब चीज़ों को वो तो पहले से जानते होंगे कि वो क्या करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तरह से खान साहब को और पाकिस्तान को एक बहुत मुश्किल पोजीशन में डाला है, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि अब
अब ख़ास तौर पे वेवर करना नहीं चाहिए। ना ये ट्रिप जो है गलती थी पहले, यानी कि ये बुध को अगर गलती नहीं थी तो ये जुमेरात को भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रिप का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको गहरा करने, उनको बेहतर करने के लिए ये ट्रिप जो है किया जा रहा है। हाँ, जहाँ तक बात रही यूक्रेन की, किसी भी मुल्क की सॉवरेंटी और उसकी इलाकाई सलामती जो है उसके खिलाफ कोई भी मुल्क अगर एक्शन लेता है तो पाकिस्तान का एक बहुत लंबा इस पे तकरीबन पूरे के पूरे 75 साल से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर रेजोल्यूशंस जो हैं उसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर भी रहा है, सपोर्ट भी किया है और बड़ा क्लियर उसका स्टांस रहा है, और वही स्टांस उसने यूक्रेन की जो लीडरशिप है उसको कन्वे भी किया है। तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली एक एम्बैरेसिंग और मुश्किल सिचुएशन में पुतिन ने वज़ीर आज़म को हमारे डाला है, लेकिन उम्मीद ये है कि आज ख़ास तौर पे अगर उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 साल में एक दफ़ा सिर्फ जो है नपे-तुले अल्फाज इस्तेमाल करने, तो वो इस ट्रिप के बारे में आज और आने वाले चंद दिनों के लिए बहुत ज़्यादा नपे-तुले अल्फाज इस्तेमाल करके और पाकिस्तान की जो बका है, सलामती है, उसके जो वक़ार है, उसको मज़ीद ठोस उन्होंने नहीं पहुंचने देना। बिल्कुल, और बिकॉज कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान की तो हो ही नहीं, मगर एक तवील वर्किंग लंच था। द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पहली बार क्रेमलिन में कदम रख रहे हैं, अंदर दफ्तर में बुलाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी लंबी नशिस्त हो गई, पहले जो घंटे की थी वो तवील नशिस्त हो गई, मगर इसके बावजूद आपने कहा बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में हम डल गए हैं। ये नपे तुपे अल्फाज का वक्त है, चुनाव करना चाहिए अपने अल्फाज का वज़ीर आज़म को। अवॉइड क्या करना है आज और आगे आने वाले दिनों में, बिकॉज का प्रेशर तो आएगा। इवन सम पीपल वी वर टॉकिंग टू इन अमेरिका, इन वाशिंगटन, दे आल्सो फेल्ट कि एक ऐसी मिलिट्री इन्वेजन के बाद आप खामोश नहीं रह सकते। फॉर अस टू बी इन रशिया एट द टाइम व्हेन द मिलिट्री ऑपरेशन हैज़ टेकन प्लेस, व्हाट शुड ही डू? जस्ट अवॉइड करें बिल्कुल, या नो कमेंट्स कह दें, क्या करें? देखें, मैंने अभी इसके बारे में थोड़ा लिखा भी है। मैं समझता हूँ कि अग्रीड कि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल पोजीशंस बड़ी अहम है। एक ये कि रूस के साथ ताल्लुकात जो है वो आप ख़राब नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एक मुल्क की जो है वो अगर पामाल हो रही है तो उस पर आपको किसी न किसी लेवल पर एक पोजीशन लेनी होगी। हाँ, क्या खान साहब को आज के दिन इस पे बयान कोई देना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। सबसे अहम मैं समझता हूँ जो ट्रिक होगी या जो डिफिकल्टी होगी या चैलेंज होगा उनके लिए, वो ये होगा कि पुतिन उनको बार बार ऐसी पोजीशन में डालेंगे जहां ऐसा लगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एंडोर्स कर रहे हैं उनके इस एक्शन को या रूस के साथ खड़े हैं इस मौजू पर। देखिए, पाकिस्तान रूस के साथ 10 मौजू पे खड़ा हो सकता है, लेकिन इस मौजू पे पाकिस्तान रूस के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर पुतिन में थोड़ी सी भी अकल है, समझदारी है, तो वो पाकिस्तान को इस मजबूरी में नहीं डालेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये स्टेप ले लिया है, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वायलेशन है, मैं समझता हूँ, ट्रस्ट का और दोस्ती का, तो मैं ये भी समझता हूँ कि वो मजीद प्रेशर जो है वो जरूर डालने की कोशिश करेंगे। और ये फिर अब वज़ीर आज़म हमेशा शो मारते हैं कि वो प्रेशर लेना आता है उनको, वो वर्ल्ड कप भी प्रेशर में जीते, क्रिकेट भी हमेशा प्रेशर में खेली। मैं समझता हूँ ये उनका फॉरेन पॉलिसी का वर्ल्ड कप जो है वो आज मुनक्किद हो रहा है, और आज वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में है, तो किसी न किसी तरह उन्होंने कोई वसीम कहीं से ढूंढना है, 2 विकेटें वो लेनी है, कोई इंतजाम निकालना है, कुछ रन उधर बनाने, और किसी न किसी तरह जो है इस बहुत मुश्किल सिचुएशन से एक पीस में निकल के वापस आना है इंशाल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंगली पुट। एंड जैदी साहब ये बताइएगा कि क्योंकि आप गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी, एसेंशली रेड लाइंस ऑफ मॉस्को हैव बीन क्रॉस्ड और परसीव टू हैव बीन क्रॉस्ड के कोई डिप्लोमेसी काम नहीं आई, सफारतकारी काम नहीं आई, किसी किस्म की सैंक्शंस काम नहीं आई। हुआ यही है कि सदर पुतिन मज़ीद एम्बोल्डन होते गए हैं, उन्होंने वही किया है जो वो करना चाहते थे। क्रिमिया के अंदर भी यही किया गया था, उधर तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी गुफ्त शनीद की, इधर तो फिर भी डिप्लोमेसी का रूम
हम ढूंढ रहे थे। मेरी नज़र में शायद आइडियल सिचुएशन या सोल्यूशन जो अब दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद यूक्रेन की हुकूमत चेंज होगी, वेस्टर्न फेसिंग नहीं होगी, शायद प्रो रशियन हो, यूक्रेनी आइन के अंदर से नेटो मेंबरशिप निकाल दी जाएगी। दिस सीम्स टू बी द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ। और शायद जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 को सस्पेंड किया है जर्मनी में, वो भी 1-1.5 साल से ज़्यादा ऊपर ना चल सके ये सस्पेंशन, बिकॉज यूरोप नीड्स द गैस। यूरोप को रशिया की गैस की ज़रूरत है, सिंपली पुट। सो आप इसको किस तरफ जाते देख रहे हैं, बिकॉज नो साइड सीम्स टू बी ब्लिंकिंग? मेरे ख्याल है ये नो साइड सीम्स टू बी ब्लिंकिंग की वजह से ही ये सिचुएशन एक इस लेवल तक जो है एस्केलेट हो गई है जिस पे वो अब है। और मेरे ख्याल है कि वेस्टर्न नेशंस जो है वो ये शायद समझ रही थी कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 बंद करने से शायद प्रेसिडेंट पुतिन बैक ऑफ करेंगे। वो मैं समझता हूँ वो डबल डाउन कर गए। मजीद सैंक्शंस तो 100% आ रही हैं और उसके बाद मजीद एक्शंस रूस की तरफ से भी हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। मैं समझता हूँ दुनिया एक बहुत ही नाजुक मोड पे हम इसको सार्कास्टिकली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई एम जेन्युइनली कंसर्न्ड एंड आई थिंक मेनी पीपल आर टुडे कि ये एक बहुत गंभीर सिचुएशन खड़ी हो गई है और ये कोई इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं हुए। एंड जिस तरह आपने कहा वी डोंट टेक साइड्स, दिस इज प्रॉब्ली आवर फॉरेन रिलेशंस का ओलंपिक्स फॉर इमरान खान। इंडिया इज आल्सो नॉट टेकिंग साइड्स। भारत का जो रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो तो सब पे बावर है, हमारे तो अब आके थॉ आउट हो रहे हैं रिलेशंस ओवर टाइम। मगर सो नॉट टेकिंग साइड्स, मगर ये शायद इतना मुश्किल ना हो, शायद हम ये कर भी जाएं, बिकॉज वी डोंट ओ एनीथिंग एज सच राइट नाउ। मगर दैट बीइंग सेड जैदी साहब, ये तो इसकी बात एक्सट्रीम प्रोपेगेंडे की तरफ भी जा रही है। वेस्ट कह रहा है कि ये रशियन मिस इन्फॉर्मेशन है और प्रोपेगेंडा है, रशिया कह रहा है दैट द वेस्ट इज स्प्रेडिंग दिस प्रोपेगेंडा। आई मीन वी सी दिस क्लासिक केस ऑफ the truth being the casualty in this war, यानी कि where is the truth, where do we find our truth हमारे खित्ते की इस्तकामत के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए? महर, as usual पाकिस्तान finds itself between a rock and a hard place। 75 साल से इसी मुश्किल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, लेकिन अक्सर हम अपने आप को ब्लेम करते हैं। इस सिचुएशन में मेरे ख्याल है इसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान या उसकी लीडरशिप पे कम और दुनिया के हालात पे ज़्यादा बनता है। थैंक यू, वेरी सेफ फ्लाइट, वेरी सेफ फ्लाइट। मुशर्रफ ज़ैदी साहब अपने जहाज़ पे चढ़ रहे हैं और हम अपने वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वी गोना बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। हम मेहर बुखारी के साथ रिपोर्टिंग फ्रॉम मॉस्को, रशिया। हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़ आई से दैट ही माइट सेंट्रली बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ओवर है तो गलत नहीं होगा। एनर्जी को ये संभाल रहे हैं और एनर्जी के हवाले से सेंट्रल पेग है मॉस्को की इस ट्रिप का। हमाद अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। हम लोग दिफाई कोऑपरेशन के ऊपर भी बात करने इधर आए हैं और रशियन पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर मुझे स्टेटस बताइए। देखें, जितना आज हम करीब हैं पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के मुआहदे को कंक्लूड करने के, इससे पहले कभी नहीं थे। ये 2015 से डिले हो रहा है मुआहदा और पिछले 8 महीने में हमने रिवाइज्ड हेड ऑफ टर्म्स, रिवाइज्ड MOU साइन किया है और अब तकरीबन शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट को हम फाइनलाइज कर बैठे हैं। और जो चंद माइनर आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं वो आज इनके जो नायब वज़ीर आज़म हैं और जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी भी हैं उनके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा हमारे पास मज़ीद और प्रपोजल्स भी हैं, क्योंकि रशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गैस एंड नॉट जस्ट गैस बट एनर्जी। तो हम समझते हैं कि रशिया के साथ जब हम ताउन बढ़ाएंगे तो हमारे एनर्जी के शोबे में, ख़ास तौर पे गैस के शोबे में, हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। When will this be up and running, हमाद साहब? देखिए, हम ग्राउंड ब्रेकिंग का टारगेट तो कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। उससे पहले जाहिर है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और फिर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है, उसमें कितना वक्त लगता है? उसमें 6-7 माह लगते हैं। तो बट वी नीड टू कंक्लूड द एग्रीमेंट फर्स्ट, जिसके अंदर माइनर कुछ जो इशूज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इनके साथ। और मुझे अच्छे की उम्मीद है कि हमारी टेक्निकल टीम्स जो हैं उनको, जो इस वक्त दोनों आपस में राब्ते में हैं, इन इशूज़ की रेजोल्यूशन के बाद मजीद बेहतरी आ जाएगी। और ये हतमी डेट लाइन है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज पहले भी डेट्स दी जा चुकी हैं आप लोगों की जानिब से ही, एंड दोस टारगेट्स वो तो आपको पता है पिछले 1 साल में पहले तो ये भी बहस छिड़ गई कि ये हमें परसू करना भी चाहिए कि नहीं, लोकली ये काम कर लेते हैं। सो ये हतमी है अब?
नहीं देखें, अभी फ़िलहाल तो ये प्रोविजनल है क्योंकि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में ही ये डेट टारगेट करके दर्ज की जाती है। तो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के अंदर जो चंद अब इशूज़ रह गए हैं वो मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा तो रिजॉल्व हो गए हैं। जो चंद इशूज़ रह गए हैं आज इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हम कोशिश करेंगे। और हमाद साहब मान लिया कि ये हो गया, हाउ सिग्निफिकेंट इज इट, कितनी बड़े हमारे सप्लाई इश्यूज को रिजॉल्व करेगी? देखें, ये इस वक्त एक बहुत मेजर बॉटलनेक है कि हम अपने पोर्ट से नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में गैस ले जाने के लिए जो हमारी पाइपलाइन है वो ऑलरेडी चोक हो चुकी है। तो ये $3 अरब का मंसूबा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल के बाद जो 1970s में रशिया के ताउन से लगी थी, ये पहला बड़ा लार्ज स्केल का रशिया के साथ मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होएगा। ओके, वेल एंड गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमाद अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान रशिया गैस पाइपलाइन के हवाले से हतमी मराहिल में डिस्कशन आ चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद ये मुलाकात करेंगे अपने काउंटर पार्ट से जिधर ये मज़ीद डिस्कस हो। नाज़रीन, अभी हम मॉस्को में मौजूद हैं, यहाँ से आपको खसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया है। आज सुबह से सुबह 6 बजे सदर पुतिन ने अनाउंस किया मिलिट्री ऑपरेशन, ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन में बल्कि अब खबरें वेस्टर्न यूक्रेन की भी हमें मौसूल हो रही हैं। डीमिलिटराइजेशन, डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन, इसका एक बहुत बड़ा पस मंजर है। लेकिन क्या वाकई पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है? क्या नई अलायंसेज, नई डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो बनने जा रही हैं? इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ लियोनेड स्टालिन मौजूद हैं इधर। आप यूरो एशिया मूवमेंट के हेड हैं और इधर रशियन सीनियर सहाफ़ी भी हैं और पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। लियोनेड, थैंक यू वेरी मच indeed for joining us. So, is it that the world misinterpreted Moscow's threat perception from Ukraine? Because it seems that the threat perception linked to Ukrainian strategic military alliance with the NATO is a lot more than we had understood. Were you expecting this announcement this morning? Yes, of course. And you should keep in mind that in 2014 Ukraine was organized with the ground of Western powers. And after that they started process of Nazification and organized Russophobia inside of Ukraine. And the case of Crimea, for example, and Donetsk. But Crimea was so fast. I mean, he didn't even let anybody blink an eye. This time round, there has been so much diplomacy and trying to convince Putin, but Putin seems emboldened and very sure of what he wants to do. There was Minsk agreement and they passed for diplomatic relations, but Kiev not followed Minsk agreement. So it was no any more decision just to start the operation to enforcement Ukraine to peace, like in Georgia in 2008 when Saakashvili started occupation of South Ossetia and Abkhazia. So it's just case that in frame of responsibility to protect doctrine. Okay, to protect, that means that Russia feels threatened right now. What solution are you looking at ultimately? Are we going to see a solution of this anytime soon, and what kind of a solution? I think operation will be a few days and will be started demilitarization of Ukraine. It's already started because infrastructure, military infrastructure of Ukraine already non-functionable, and of course President of Ukraine should write new agreement with Russia. New agreement. Is it possible that the government in Ukraine is changed and we see, I mean, I was looking at a few different options. Either the government is changed, it starts looking towards Russia, they take out the NATO membership from their constitution, and also possibly, do you think, or because it's not that this has historic precedent, do you think that the government would shift to Western Ukraine and form a different republic over there? Is that an option? It has happened historically. Yes, it's one of the options. It may be possible. It depends of Western powers, how they support Kiev regime now. But Ukraine is not a member of NATO countries, so they cannot use 0.5. Yeah, but if the government moves to Western Ukraine, then they can ask for Western military help, right?
they already ask for military help, but NATO country cannot assist Ukraine. They're just sitting and looking what happens. They imposed sanctions against Russia yet, but I think they're afraid to use military power against Russia. Okay, so you don't see any military power being used against Ukraine? Can't. It's too small compared to Russia. But you mean the West? Yes, I think that the West will not. Okay, because then you're looking at nuclear options on the table, which is disastrous. Yes, of course, and because the West first crossed the red line, and we propose that to sit and to discuss new security situation in Europe, and Western countries refused this proposal. So it's also the reason. Is that the reason that there is so much calm around in Russia and people don't seem worried? Why is everybody? I feel that they're politically disconnected, or they don't seem. Everyone's going about their normal life. Most of Russian people support this idea of Putin and the idea to recognize Donetsk and Luhansk Republic, and of course this military operation. They do support it. Yes. Okay. And how are you looking at Prime Minister Imran Khan's visit? I mean, a lot of people were very apprehensive that on the day that the Prime Minister had to be in the country, why would President Putin announce this? I mean, this wasn't being received very well. It's, of course, when you need to start military operation, it should right time and right place. So it's just time. And just before the visit of Prime Minister Imran Khan, President of Azerbaijan also visited Russia, and with very good negotiation we signed some strategic documents, and I hope that also new strategic documents will be signed with Pakistan. What can come out of this restart of relationship between Moscow and Pakistan? Our national security policy hinges on geoeconomics. Can geoeconomics be used by Russia to promote stability in South Asia per se? Of course, and Minister Lavrov, for example, some weeks ago told that Quad is also not good idea for South Asia. It's bring more instability, and Russia interested for stability in South Asia because it's part of Eurasia, and Eurasian Economic Union may be joined with China, Pakistan Economic Corridor too, and in general we have many ideas, many plans for cooperation with Pakistan. It's not only about geoeconomics, but also humanitarian cooperation, and we should more now to each other. हम वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब के साथ मॉस्को में मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव फ्रॉम हम मेहर बुखारी के साथ. फवाद चौधरी साहब, गुड टू सी यू हियर ऑफ कोर्स विद द हाई लेवल डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर की. अहम दौरा है, मगर ऑफ कोर्स इट इज़ सराउंडेड बाय कंट्रोवर्सी राइट नाउ बिकॉज ऑफ द टाइमिंग. हाँ, देखो टाइमिंग जो होती है ना दौरों की, वो आपको पता है कि ये एक आध दिन में तय नहीं होते, ये तो बड़े पहले से तय होते हैं, और फिर लास्ट मिनट के ऊपर कैंसलेशंस जो हैं वो आपको मालूम है कि उस तरह से नहीं हो सकती. इट अपीयर्स रूड अगर आप लास्ट मिनट पे इस तरह से कर दें. तो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप जो हैं रूस के साथ वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और ये जो दौरा है इसके ऊपर चूँकि अब आप और हम लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोग तो एक बहुत बड़े इवेंट का हिस्सा बन गए हैं, तो ये हो गया है. एक ज़ाहिर है ये भी इवेंट को एक आध दिन में इस तरह इवॉल्व होती हैं, आपको पता है लड़ाइयाँ इस तरह तो नहीं होती. तो अब ये सिचुएशन हो गई है, अब हमने इसको डील करना है, और हमने इसके ऊपर काफ़ी सोचा है, और इंशाल्लाह ताला देखिए हमें बहरहाल अपनी खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रखना है. जब आप कहते हैं हमने इसके ऊपर सोचा है, किस अंजाम को आप पहुँचे हैं? हमने ये हम समझते हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि किसी ब्लॉक का हम हिस्सा ना लगे, और जो भी हो वो ऐसे हो कि हमें एक लगे कि हम एक अपने फ़ैसले ख़ुद कर रहे हैं, और उन फ़ैसलों में हमारा जो भी मुफाद है, पाकिस्तान का जो मुफाद है हमारा वो प्रिजर्व हो. और हमारा मुफाद ये है कि हमारे यूरोप से भी अच्छे ताल्लुकात हों,
अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रूस से और चीन से भी करीबी ताल्लुकात उस्तवार। ठीक है, देखिए यमन के मामले में पार्लियामान ने मुश्तरका फैसला दिया था दैट वी वोंट टेक साइड्स। इस तरफ हम देख रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक हमारे इंटरेस्ट हैं जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रशिया के साथ, बट एट द सेम टाइम हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, यूरिया इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से। वी ऑल्सो, ये हमारे मुआशी इंटरेस्ट जो हैं दूसरी साइड पे भी हैं। सो व्हेन यू से कि वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, वो तो बात सही है, बट वो फिर व्हाट आर वी लुकिंग एट? आर वी ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस? सदर पुतिन से मुलाकात में आज क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे वज़ीर आज़म? ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है। आपको मालूम, जो रशियन टेलीविजन से उनका इंटरव्यू था, अगर आप देखें तो उसमें भी वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक क्राइसिस है और हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो वीट की और ये गल्ले की कीमतें ऊपर चली गई हैं, दूसरी तरफ तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। कोरोना से हम अभी जो है वो नहीं निपट सके। सो इट्स ऑब्वियसली इट्स कैच 22 कैच 22। सो हमारे लिए इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की भी जो गुफ्तगू होगी, उसमें हम समझना चाहते हैं कि रूस की क्या नुक्ता नज़र उनका क्या है, वो क्या इस पे आगे चलेंगे। और हमारा नुक्ता नज़र बहरहाल ये है कि यहाँ पे अमन होना चाहिए, जल्द से जल्द अमन हो, और ताकि ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड का जो क्राइसिस है ये ज़्यादा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है। दे हैव सिक्योरिटी कंसर्न्स, उनकी रेड लाइंस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, विद मिसाइल्स इन यूक्रेन व्हिच दे फेयर, सो एंड दे वांट नॉन नेटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन। तो उनका तो क्लियर है, बल्कि उनका तो गिला ही है दुनिया हमें समझ नहीं, वी कांट हेल्प देम इन दैट। मगर वॉशिंगटन की तरफ से हम पे कोई प्रेशर आया है कि आप इस मौके पे इधर हैं तो कोई पोजीशन लीजिए? नहीं, कोई ऐसा ऑफिशियल बात जो है वो वॉशिंगटन से नहीं हुई है और ना ही वॉशिंगटन ने इसके ऊपर कोई दिया है। लेकिन बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हम रूस के सात अपने ताल्लुकात को एक अहमियत देते हैं, और वैसे ही हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात। साहब, इधर क्या जंग छिड़ी होगी जो घर में जंग छिड़ी हुई है? उधर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं घेरा तंग करती जा रही हैं, अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं, पुराने हरीफ जो हैं जिन्होंने घसीटना था, चौकों पर लाके लटकाना था, वो भी एक हो गए हैं। सो और बल्कि इस दौरे के दौरान भी कहा जा रहा था कि शायद तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, मगर अब ना सही, इनेविटेबल है। ले आएंगे, आपसे पूछूं, इनेविटेबल है? नहीं, औकात है, मेरा नहीं कहा, मेरा ख्याल है ये नहीं ला सकेंगे। मैं तो एक हफ्ते से कह रहा हूँ लेके आओ, ला ही नहीं पा रहे। और इनकी जो इस वक्त हालात हैं, हमारे 3 MNAs आए, उन्होंने कहा कि उन्हें जो है वो इनके 2 लोगों ने कहा उन्हें कि आप आ जाएं हमारे पास और हमसे पैसे ले लें। तो आप अंदाज़ा लगा लें, मुझे समझ ये नहीं आ रही। फिर PM साहब से भी बात हो रही थी कि क्यों डेस्परेट इतने क्यों हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खबरें उधर चल रही हैं पीछे। शहबाज शरीफ का केस डिसाइड होना, उन्होंने जेल जाना है, वज़ीर आज़म नहीं बनना उन्होंने, ये उनकी गलत फहमी है। ये अभी तक जो बाहर हैं वो इसलिए बाहर हैं कि उनका केस नहीं चल रहा। शहबाज शरीफ हों और ये नवाज शरीफ हैं, ये जो है ये एक चोरों का गुलदस्ता इकट्ठा हो गया है। इनको इन सब के केसेस चलने हैं, इनसे नहीं होना। और आपको जहांगीर खान तरीन की जानिब से भी कोई खतरा नहीं है? हैव यू उस वाली खतरे को आप लोगों ने कवर कर लिया? तरीन साहब इंशाल्लाह PTI कह चुके हैं ना, इंशाल्लाह पे बात है, तो नहीं समझे अभी? नहीं, इंशाल्लाह से आगे बात है, इंशाल्लाह। कंफर्मेशन है? हाँ, कंफर्मेशन। 2023 में इलेक्शन होंगे? 2023 में इलेक्शन होंगे, अनलेस इमरान खान डिसॉल्व्स असेंबलीज, उसका चांस है? कोई चांस नहीं है। 2023 में इलेक्शन होंगे। हमारे सारे इम्पोर्टेंट अभी अगले जो हमारे फॉरेन के इवेंट हैं वो बहुत बड़े हैं। अभी देखिए 3-4 उज़्बेक प्रेसिडेंट आ रहे हैं, फिर इन्होंने यूरोप जाना है PM ने, उसके बाद जो है वो हमारा OIC का बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, हमारे वज़ीर ख़ारजा का। के साथ साथ ही पैरेलल चलेगा। लॉन्ग मार्च भी इनसे नहीं होना, इनसे क्या होना है। इनको आराम से अपनी 4-5-7 गाड़ियों में, वो बिलावल भुट्टो तो जो कराची से निकले हैं वो तो लाहौर पहुंचते पहुंचते ही थक जाएंगे। ये थका हुआ लॉन्ग मार्च है, थकी हुई पार्टी है, इनसे क्या होना है, इनसे फिक्र नहीं है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की और बड़े कंफर्टेबली जो है हुकूमत में 2023 तक रहने का दावा किया है। तारीखी फॉरेन पॉलिसी के एक्सपेंशन हम देख रहे हैं। अभी बीजिंग से इमरान खान वापस आए हैं और मॉस्को का दौरा किया है। दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ही इज इन मॉस्को एट अ टाइम जब जंग छिड़ चुकी है, सैंक्शंस आर बीइंग स्लैप्ड ऑन टू मॉस्को। वज़ीर आज़म बहरहाल इस हवाले से अभी भी अमन की बात कर रहे हैं। वापस आने का शुक्रिया। नाजरीन, अहम तरीन आज पेशरफ्त हुई है, सबसे बड़ा
मेरे नज़दीक आज का फ़ैसला है नूर मुक़द्दम केस का फ़ैसला सामने आया है, जिधर ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी गई है, उनके वालिदैन को बरी कर दिया गया है और थेरेपी वर्क्स को भी बरी कर दिया गया है। गो के नाकाबिले तरदीद कुछ शवाहिद रिकॉर्ड पे मौजूद थे, मगर उसके बावजूद ये बरियत भी सामने आई है। मगर आई थिंक बाय एंड लार्ज सज़ाए मौत का जो फ़ैसला है ओवरवेलमिंगली उसको सराहा जा रहा है। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल केस था, बिकॉज नूर मुक़द्दम हर घर के अंदर रेजोनेट कर रही थी वो शक्ल, नूर की बातें, नूर की शख्सियत। हर घर के हर कोई अपने घर में अपनी बच्चियों के बारे में सोच रहा था कि कितना कोई गैर महफूज हो सकता है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में। दिन दिहाड़े ये काम हुआ। बहरहाल बहुत से मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से। कभी स्ट्रेचर के ऊपर वो अदालत में पेश होता था, कभी वो व्हील चेयर पे, कभी उसको उठा के लेकर आते थे पुलिस अफसर, फिर ज़हनी मरीज़ होने का भी उसने दावा किया। मगर बहरहाल आज ये फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुक़द्दम को इंसाफ मिल गया। केस का महफूज फैसला इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सुना दिया। समाअत शुरू हुई तो कमरा अदालत में मुल्जमान के नाम पुकारे गए। हाजिरी लगने के बाद जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कत्ल के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को इआनत जुर्म पर 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने फैसले में मुजरिम ज़ाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर, वालिदा इस्मत जाकिर को बरी कर दिया। ज़ाहिर जाफर के खानसामा जमील को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने फैसले में थेरापी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर और 5 मुलाजिमीन को भी बरी कर दिया। मुजरिम ज़ाहिर जाफर को फैसले की कापी फ्राहम कर दी गई। इस मौका पर नूर मुक़द्दम के वालिद ने कहा कि आज अदालत और इंसाफ की फतह हुई कि ये सज़ा एक प्रेसिडेंस बनेगा, वरना हर कोई जो है समझेगा किसी के मासूम बेटी को मार के हम चले जाएंगे, बरी हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो आज अदालत की फतह है, इंसाफ की फतह है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि मुजरिम नूर मुक़द्दम के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगा। अदालत का कहना था कि मुजरिम ने लवाहिकीन को रकम नहीं दी तो उसकी जमीन या कोई प्रॉपर्टी बकाया जात में शामिल की जाएगी। मुजरिम ने 5 लाख रुपए जमा नहीं कराए तो 6 माह की कैद काटना पड़ेगी। हमारे साथ इसी हवाले से जिब्रान नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फैसले के ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, फ़ैसला जो है वो बतौर वकील तो मैं कहूँगा कि जो नज़र आ रहा था उम्मीद के हिसाब से उसके मुताबिक है। जो अनडिनाइबल एविडेंस था एक प्री प्लान्ड या एक सोचे समझे मर्डर का, चूँकि वो जो मर्डर भी है वो जो सीसीटीवी फुटेज से हमारे सामने बात आई कि कुछ घंटों का सिलसिला था वो टॉर्चर और जिस तरीके से ज़दोकोब किया गया और फिर इवेंचुअली मर्डर किया गया नूर का। जहाँ तक ये बात थी इसके घर के स्टाफ की, चूँकि वो वहाँ मौजूद थे और उनके सामने की सारी कार्रवाई हो रही थी, तो उनके लिए भी कुछ सज़ा नज़र आ रही थी और जैसे उनमें से 2 को मिली है। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि कोई ये उम्मीद रखी जाए कि कोई प्रोसिक्यूशन इस्तगासे ने ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ा होगा इसमें कि जब वो ज़ाहिर जाफर अपने अपील का राइट एक्सरसाइज करे तो उसमें कहीं हमें फ़ैसला तब्दील होते दिखाई दे, अल्लाह ना करे, बट आई मीन नोइंग आवर सिस्टम। अगर कुछ ऐसे लूप होल्स थे जो शक व शबात पैदा करते हैं और जज ने उनको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस नहीं किया है अपने ऑर्डर में, तो यकीनन वो ग्राउंड्स मुहैया करेंगे अपील के ज़ाहिर को। एंड एज एन एविड ऑब्जर्वर ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, क्या आप मुतमईन हैं? देखिए, जुलाई 20 का ये वाक़या है, अभी आज 24 के 25 फरवरी है, तकरीबन 7 महीने आप देख लें। पाकिस्तान की तारीख में एक केस का होना और फिर 7 महीने में उसका कंक्लूड हो जाना बहुत कम सुनने में मिलता है, कंक्लूसिवली कंक्लूड हो जाना। इसमें ऑफ कोर्स जो फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, चूँकि इसको मेरे ख्याल में इंसाफ की या जुडिशल सिस्टम की या प्रोसिक्यूशन की जीत ना समझी जाए। इस मुल्क में इंसाफ है, पॉसिबल है, अगर मुद्दई जो है उसके पास वसाइल हों और समाजी और सियासी राब्ते हों कि वो अपना ग्राउंड होल्ड कर सकें और प्रेशर में ना आएँ। दूसरा, मीडिया की कवरेज हो जो कि इंश्योर करे कि पुलिस भी अपना काम करे और कोर्ट भी जो है वो तेज़ रफ्तार से बर रफ्तार से जो है वो ट्रायल चलाए। और तीसरा जो इसमें सबसे ज़रूरी है वो ये बात है कि वसाइल होने के साथ साथ और ये क्या कहते हैं कोर्ट एक्शन में मीडिया के ज़रिए आपके पास अपनी प्राइवेट लीगल टीम भी हो
जो हमारे अनट्रेन्ड या अनक्वालिफाइड जो प्रोसिक्यूटर्स अमूमन होते हैं, मुझे नहीं पता इस केस में थे कि नहीं थे, उनकी खामियों को पूरा कर सकें। ये सहूलतें हर पाकिस्तानी को हासिल नहीं हैं। तो क्या कोई नई उम्मीद पाकिस्तान में जागी है? मैं ये तो नहीं कहूँगा, मगर कम से कम नूर को इंसाफ मिला है। अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, उसको जन्नत नसीब करे, उसके वालिदैन को सब्र जमील अता करे। अल्लाह ही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद थे इसी मुस्बत नोट पे कि नूर को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे और उसके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।